बात ओबीसी विधेयक के पास होने के बाद छिड़ी उस जंग की जो आरक्षण पर आ गई है, क्योंकि संसद में केंद्र सरकार ने ओबीसी विधेयक तो पास कराया, अखिलेश यादव ने गोलबंदी कर आरक्षण का राग छेड़ दिया। वहीं इस आरक्षण की लड़ाई में खजूर का जिक्र कर ओवैसी भी कूद गए हैं। ओवैसी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर माहौल गर्मा दिया है, लेकिन सवाल आरक्षण के बीच उस जातीय जनगणना का भी है जिस पर समूचा विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूपी चुनाव में सिर्फ पिछड़ों पर धोबी पछाड़ या फिर कोई उन मुद्दों की भी बात करेगा जिनका सरोकार जनता से जुड़ा है। ओबीसी विधेयक की लड़ाई आरक्षण पर आई। अखिलेश ने छेड़ा आरक्षण का रण, माया ने लिया जनगणना का प्रण। ओवैसी ने आलापा मुस्लिम आरक्षण का राग, क्या आरक्षण पर होगा 22 का महासंग्राम। लोकसभा में पास हुए ओबीसी संशोधन विधेयक ने यूपी चुनाव का पूरा एजेंडा साफ कर दिया है, क्योंकि इस बार जो तस्वीर संसद के अंदर नजर आई, आने वाले दिनों में उसकी दूसरी तस्वीरें सड़कों पर भी नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी की मांग है कि आरक्षण की कैपिंग जो 50% है वो बढ़ाई जाए, साथ ही साथ कास्ट सेंसस भी किया जाए, जिससे कि कम से कम पता हो कौन जाति की कितनी आबादी है। कई बार और मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठा प्रचार कर करके कि ये इस जाति को उससे लड़ाना, उस जाति को उससे लड़ना। कम से कम एक बार कास्ट सेंसस हो जाएगा तो पूरा देश और जातियां जान जाएंगी आखिरकार उनकी आबादी कितनी है। भविष्य में आबादी के हिसाब से किसी को अगर सुविधा देनी होगी तो वो आसान है। क्योंकि ये बात सिर्फ ओबीसी विधेयक से शांत होने वाली नहीं दिख रही, इससे कहीं ज्यादा आगे जाती हुई नजर आती है। मायावती पहले ही ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठा चुकी है, वहीं अब जनगणना और आरक्षण के मचे शोर में हैदराबाद वाले ओवैसी भी कूद आए हैं, जिन्होंने मुस्लिम आरक्षण का राग छेड़ दिया है। और हमको क्या मिलेगा? इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा हमको। यूपी के दंगल में ओवैसी का साथ दे रहे और अखिलेश का गुणगान कर रहे ओम प्रकाश राजभर भी आरक्षण को लेकर आर पार की चुनौती देते हैं। तो ये पिछड़ों के साथ धोखा है। जो बिल पास हुआ है उस बिल में उस आधार पे ये शामिल कर रहे हैं, तो 39 जातियां, 79 जातियों का 27% रिजर्वेशन है तो 39 जातियां जा रही हैं। तो जो उनके आबादी के हिसाब से जो बनता उतना रिजर्वेशन पहले उसको दे करके तब उसमें शामिल करें। जातिवार जनगणना करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दें, बात खत्म हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ओबीसी आरक्षण और जनगणना के आगे महंगाई और बेरोजगारी के वो तमाम मुद्दे क्या पीछे छूट जाएंगे, जिनको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। दरअसल राजनीतिक दंगल में ओबीसी सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि लोकसभा में जब ओबीसी संशोधन विधेयक पेश हुआ तो लगभग सभी दलों ने इसका समर्थन किया, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि ओबीसी विधेयक को पास कराकर भाजपा ने बाजी मारी। ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव और मायावती लगातार चुनौती दे रहे हैं। मतलब यूपी का चुनावी दंगल तैयार है और हथियार है ओबीसी। अब इसे कौन कितना इस्तेमाल करेगा, इसी का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी पलटन की, जो यूपी में अपना सूखा खत्म करने के लिए पूरी ताकत से जुट गई है। क्योंकि पार्टी जहां भाजपा गद्दी छोड़ो जैसे नारों के साथ लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं उसने यूपी चुनाव समिति की टीम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज हैं। मतलब यूपी में जीत के लिए कांग्रेस ने अनुभव पर दांव खेला है। अब उसकी ये रणनीति यूपी में क्या कमाल करेगी, इस रिपोर्ट में देखिए।
कांग्रेस ने तैयार किया यूपी जीतने का प्लान। 6 महीने पहले कर दिया 38 नामों का ऐलान। प्रियंका का नेतृत्व, दिग्गजों को कमान, 22 में होगा घमासान। देश का सबसे बड़ा सूबा जीतने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपनी रणनीति को फाइनल टच देना शुरू कर दिया है और इसका जीता जागता सबूत है ये लिस्ट। बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूपी कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी। पार्टी ने अपने दिग्गजों पर दांव चला है। समिति में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, पीएल पुनिया, आरपीएन सिंह और राशिद अल्वी जैसे बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। मोटामाटी लिस्ट में कुल 38 नाम हैं। 2022 के मद्देनजर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने प्रदेश इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। इस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 38 नेताओं को शामिल किया गया है। जल्द ही ये कमेटी एक बैठक करेगी और उसके बाद सभी विधानसभाओं के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें कई पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के कद्दावर नेता और रणनीतिकारों को शामिल किया गया है। देखिए, ये एक परिपाटी है, व्यवस्था है और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये एक कमेटी, जो पीईसी की कमेटी होती है, इलेक्शन कमेटी, उसको जारी किया है और निश्चित तौर से ये हमारे कार्य व्यवहार का एक स्पष्ट रूप से संकेत है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह चुनावी मैदान में है, मजबूत इरादों के साथ है, सशक्त विपक्ष के रूप में साथ में है और जनता के विश्वास और भावनाओं के लिए सड़क पर संघर्ष कर रही है और हमें भरोसा है 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की इस टीम में क्या वो दम है जो 3 दशक का सूखा खत्म कर सके? क्योंकि सच तो ये है कि भाजपा अभी कांग्रेस को हल्के में ही ले रही है। 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में तो सत्ता के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। कभी सपा, कभी बसपा की सरकार में किसी तरह से जुड़ जाते हैं, तो उनकी जो छटपटाहट है सत्ता प्राप्त करने की, वो सबको समझ में आती है। लेकिन वो क्या करेंगे कमेटी घोषित करके? मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से ही किसी दिन पढ़ा कि उनको सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, अच्छे उम्मीदवार वो खोज रहे हैं, उनकी खोज पूरी नहीं हो रही है। तो कमेटी बना करके चुनाव अभियान में अग्रणी बनने की कोशिश कितना करेंगे? कमेटी से चुनाव नहीं होता है, चुनाव कार्यकर्ताओं से होता है, चुनाव जनता के समर्थन से होता है। कमेटियों से चुनाव लड़े जाते तो सभी पार्टियां सरकार बना लेती। हालांकि कांग्रेस भाजपा गद्दी छोड़ो जैसी आक्रामक नारों के साथ मैदान में उतरी है। इसी नारे के सहारे कांग्रेस यूपी की सियासत में फिर से अपना संगठन खड़ा करना चाहती है। पार्टी की पूरी कोशिश नए कलेवर में नजर आने की है। महंगाई, खेती किसानी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस जहां राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को घेर रही है, वहीं यूपी में प्रियंका गांधी वड्रा अपनी राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश में जुटी हैं। प्रियंका गांधी भी लगातार किसान, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस उस स्थिति में है जहां से वो भाजपा को सीधी टक्कर दे सके? क्योंकि सच तो ये है कि यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टियां भी उसे कमतर आंकती हैं। ऐसे में कांग्रेस को कुछ बड़ा करना होगा, इतना बड़ा कि उसके परंपरागत वोट फिर से उसके पाले में आ जाए। क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जंग अपने लिए एक स्थायी वोट बैंक बनाने की भी है। अब कांग्रेस इसमें कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा के अश्वमेघ यज्ञ की, क्योंकि यूपी फतह करने की जिम्मेदारी भाजपा आलाकमान ने मंत्रियों को सौंप दी है। 16 अगस्त से मंत्री दिल्ली से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। भाजपा की इस जन आशीर्वाद यात्रा पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये यात्रा भले ही दिल्ली से शुरू होगी, लेकिन केंद्र में यूपी है। रिपोर्ट देखिए। यूपी फतेह के लिए भाजपा निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। दिल्ली से बजेगा यूपी का बिगुल, चुनावी रण में रोमांच होगा फुल।
पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अपनी जीत का परचम लहराने वाली भाजपा 2022 में फिर से अपनी जीत का डंका बजाने की कोशिश में जुट गई है और जीत से पहले वो जनता के बीच जाकर आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही। ये युद्ध से ठीक पहले अश्वमेघ यज्ञ की तरह है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए भाजपा जनता के मन को टटोलेगी और समझने की कोशिश करेगी कि जमीन पर उसकी कितनी हवा है। इसके लिए भाजपा 16 अगस्त से देश के 22 राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। जानकारों की माने तो 22 राज्य सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो 22 में उन राज्यों में कमल खिलाना है जहां चुनाव है। यही वजह है कि भाजपा की ये जन आशीर्वाद यात्रा यूपी चुनाव से पहले बहुत अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि यूपी में भाजपा के 6 मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए बने केंद्रीय मंत्रियों को अब जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में जनता के बीच में भेजेगी, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से होगी। इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संसद भवन के अंदर तमाम तरह केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, जिनमें से अगर प्रमुख तौर पर बात करें तो आगरा से सांसद और इसके अलावा केंद्र में कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल शामिल रहे हैं। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा शामिल रहे और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री VL वर्मा भी शामिल रहे। जाहिर तौर से बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्लान की हुई है कि जो उनके जितने भी केंद्रीय मंत्री नए बने हैं वो 15 अगस्त के बाद अपने क्षेत्र में जाएंगे और न सिर्फ अपनी लोकसभा में बल्कि 3 अन्य लोकसभा क्षेत्र में भी जाकर जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, जिनमें जनता के साथ संवाद करेंगे, केंद्र की योजनाओं के बारे में उनको बताएंगे और इसके साथ साथ अगर बात करें के बीच में जिस तरीके से मोदी सरकार का कामकाज है उसको वो ब्रीफ करेंगे। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होगी और केंद्रीय मंत्रियों के संसदीय क्षेत्रों तक खत्म होगी। जैसे अजय मिश्रा दिल्ली से लखीमपुर तक, VL वर्मा दिल्ली से बदायूं तक, SP सिंह बघेल दिल्ली से आगरा तक, पंकज चौधरी दिल्ली से महाराजगंज तक और भानु प्रताप वर्मा दिल्ली से जालौन तक यात्रा निकालेंगे। इसके साथ साथ कौशल किशोर दिल्ली से मोहनलालगंज तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात कर सभी मंत्रियों को मंत्र दिया है। एक तरह से भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जमीन पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात खाकी में लगे उस दाग की जिसको लेकर सुप्रीम आदेश आया है। यह आदेश उन आपराधिक छवि वाले माननीय को लेकर आया है जिन पर लगे दाग का कोई हिसाब नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो अपनी जीत के लिए आपराधिक छवि वाले लोगों को थोक के भाव में टिकट देते हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मीडिया के जरिए सार्वजनिक करना होगा। दागी उम्मीदवारों पर सुप्रीम आदेश। अपराधी को टिकट दिया तो 48 घंटे में पब्लिश करें क्रिमिनल रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जनता को हर उम्मीदवार की आपराधिक कुंडली जानने का अधिकार है और हर सियासी दल को अब ये करना होगा। सुप्रीम कोर्ट दागी उम्मीदवार को लेकर भी काफी सख्त हो गया है। जिस तरीके से चुनाव में दागी उम्मीदवार तमाम तरह पार्टियां उतारती हैं और जनता को उनके बारे में नहीं बताया जाता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 48 घंटे पहले तमाम तरह जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपने ऊपर दर्ज क्रिमिनल केसेस के बारे में बताना होगा और जितने भी मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं उनको लेकर पार्टी को अपनी वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जिन भी माध्यमों से प्रचार किया जाता है उन माध्यमों से प्रचार करके बताना होगा कि उनके उम्मीदवार के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं और किन किन मामलों में उनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। जी हां, राजनीति में अपराधियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को पहले से भी ज्यादा सख्त लहजा अपनाना पड़ा। कोर्ट ने देश की 8 सियासी पार्टियों पर जुर्माना लगाया और फिर दागी उम्मीदवारों को लेकर ऐसा आदेश दिया जिससे कई सियासी दलों की नींद उड़ गई है। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी सुनाते हैं जिससे आपके सामने ये साफ हो जाएगा कि कैसे सियासत में अपराधियों की बढ़ती तादाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिक्र जाहिर की है। राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है।
इसकी शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, मगर हमारे हाथ बंधे हैं। हम सरकार के आरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकते। हम केवल कानून बनाने वालों की अंतरात्मा से अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 2020 में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए की। ये याचिका एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने दायर की थी, जिन्होंने बिहार की उन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मानहानि का केस किया था जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान दागी उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। अब आपको बताते हैं कि नए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक करें। उम्मीदवार चुनने के 48 घंटे के अंदर आपराधिक ब्यौरा प्रकाशित कराएं। 72 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपें। यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई और अहम बातों का जिक्र किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने टिप्पणी की है कि दागी उम्मीदवारों ने कोर्ट की अवमानना से बचने के तरीके खोजे। आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी कम सर्कुलेशन वाले अखबार में छपवाई। भविष्य में ज्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार में जानकारी प्रकाशित कराई जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक हों। सुप्रीम कोर्ट के तेवर से साफ है कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर इसकी नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले का सियासी दलों पर कितना असर पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बाद जिंदगी पर जहरीले डंक की। राजधानी लखनऊ के बालू अड्डे इलाके में दूषित पानी पीने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये पानी जहरीला हो कैसे रहा है। जहरीला हुआ पानी विनाश की निशानी। राजधानी लखनऊ पर अनजान डर का साया लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराया। ये राजधानी लखनऊ के हजरतगंज का बालू अड्डा इलाका है, जहां जिंदगी के लिए सबसे जरूरी समझा जाने वाला पानी है जानलेवा हो गया, क्योंकि यहाँ लोगों की सांसें उखड़ रही, दम घुट रहा, लेकिन जहरीला पानी गले से नहीं उतर रहा है। बालू अड्डा क्षेत्र में लोगों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। जो भी इस क्षेत्र की पाइपलाइन है, नगर आयुक्त ने बताया कि उनको बदला जा रहा है और अब उसको सही कराया जा रहा है। लेकिन अगर ये समय रहते पहले ही जब लोगों ने शिकायत की थी, अपनी समस्याओं को बताया था, दुरुस्त कराया जाता तो शायद बेहतर होता। किसी की जान न जाती, किसी के घर का चिराग न बुझता, कोई बीमार न होता। लोग डायरिया का शिकार हो रहे हैं। पाइपलाइन में सीवर का पानी आ रहा है। लोगों का आरोप है कि जहरीले पानी से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी है, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। कोई सुरक्षा नहीं, मेरी भतीजी वहाँ पे अभी लाके एडमिट किया है। जी हाँ, ग्लूकोज चढ़ रहा है जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर क्या लगता है, ये इतने लोग बीमार हुए, किसको जिम्मेदार मानते? नगर निगम को, जिन्होंने ये खोदा है उनकी जिम्मेदारी है ये। अच्छा पानी गड़बड़ कैसे हो गया? सर यही बहुत लोग तो यही बता रहे हैं कि सीवर का और टंकी का पानी मिक्स हो गया है, इसकी वजह से ज़्यादा। बालू अड्डा में जहरीला पानी के आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया। इलाके के कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और खुद शासन प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। देखिए, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर आप बात करें, अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक सिंगल होता, जैसे कोई प्रीति भोज में शामिल हो गया या कोई बड़े शादी के भोज में शामिल हो गया या कोई ऑर्गेनाइज फूड का मतलब उनका अपना कोई फंक्शन या प्रोग्राम उस एरिया में रहा हो, तो सारे ही बीमार पड़ते, उसी एरिया के लोग बीमार पड़ते जिन लोगों ने खाना खाया है। तो ऐसा लगता है कि ये फूड की वजह से नहीं, कुछ और वजह से है जो लगभग सबको संक्रमित वहाँ कर रहा है। खुद योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। जानकारी में आया था तो ऐसे सभी बच्चों को हमने एडमिट कराया है सिविल अस्पताल में। कुछ का अन्य अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है, लेकिन सभी को हम सेंट्रलाइज रूप से एक अस्पताल में ला रहे हैं। उनके इलाज की पूरी व्यवस्था सरकार के खर्चे पर होगी और कोई भी जांच बाहर के लिए नहीं जाएगी, ऐसे निर्देश हमने चिकित्सा अधीक्षक को दिए हैं। और जो भी जहां से दिक्कत हुई है हम उसकी जांच कराएंगे और उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पानी की जांच की गई
तो कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पानी सही है तो लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे इलाके में दहशत का माहौल है जो कब खत्म होगा कहा नहीं जा सकता। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।